नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात में कल कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे घोषणा पत्र जारी। कल 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो कल सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो गुजरात में कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इसे जारी करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां जा रहे हैं। तो कांग्रेस के पिटारे में क्या है, कितने लोक लुभावने वायदे किए जाएंगे, क्या विजन है कांग्रेस का अगर सरकार बनती है तो गुजरात में। चूंकि इससे पहले कई तरह के आरोप उन्होंने मौजूदा सरकार पे लगाए, बदलाव की बात की, परिवर्तन की बात की और पिछले चुनाव में कांग्रेस ने टक्कर भी दी थी भारतीय जनता पार्टी को। तो इस बार चुनाव जीतने के लिए दावे तो किए जा रहे हैं, प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, लेकिन चूंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव में कूद रही है और समीकरण क्या होगा यह देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले कल घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस गुजरात के विजन को लेकर। तो गुजरात में कल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, कल गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करने वाली है, क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, हम बात करें तो जिस तरीके से गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू करी है और इसी कड़ी में कल गुजरात में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र है वो जारी होगा। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ वादे करती हैं, खासतौर पे युवाओं से क्या कुछ वादे करती हैं, महिलाओं से क्या कुछ वादे करती हैं। क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से अलग अलग दावे और वादे किए गए हैं। स्कूटी देने तक का ऐलान किया गया है लड़कियों को, युवतियों को जो पढ़ती हैं। तो ऐसे में गुजरात चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य भी है, तो वहां पे देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कुछ लोक लुभावने वादे गुजरात की जनता से किए जाते हैं कि जनता गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करे। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी की ओर से घोषणा पत्र जारी होगा जिसमें स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगे कि आखिर क्या कुछ उसमें रहता है। चूंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वो इस घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 11:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ है। क्योंकि कई दिनों से रणनीति बनाई जा रही थी कि क्या कुछ लेकर सामने आना है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो विकास के वादे और दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में गुजरात चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो संभवतः अगर हम बात करें तो सूत्र यही बताते हैं कि बेरोजगारी को अब की बार मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में बनाने जा रही है। इसके अलावा महिलाओं की बात करें, महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पुरानी पेंशन की मांग लगातार कई राज्यों में चल रही है और कांग्रेस पार्टी इस बात को कई जगहों पर उठाती रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पुरानी पेंशन का भी जिक्र इस घोषणा पत्र में होता है या नहीं होता है। हालांकि जब कल घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी जारी करेगी तब पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो कल तस्वीर साफ होगी कि कांग्रेस के पिटारे में क्या है गुजरात को लेकर, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणा पत्र कांग्रेस का जारी करेंगे। तो कल 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी की जाएगी घोषणा पत्र। उसमें बताया जाएगा कि कांग्रेस का विजन क्या है गुजरात को लेकर और क्या लोक लुभावने वायदे कांग्रेस करती है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस दौरान कई पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो गुजरात में चूंकि 2 चरणों में चुनाव होना है, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी। मुकाबला त्रिकोणीय होगा, एक तरफा होगा या 2 तरफा। ये आने वाले दिनों में और तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। लेकिन उससे पहले हर पार्टी मतदाताओं को लुभाने में जुटी है और कल कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी। और मैनपुरी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं।
की बात करें, खासतौर पे मैनपुरी की बात करें या रामपुर की बात करें, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से तैयारी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी गई है। हमारी पार्टी सेवा ही संगठन के तहत लगातार काम करती है और पार्टी जल्दी ही वहाँ पर भी कैंडिडेट घोषित करेगी। सोच समझ करके निर्णय पार्टी लेगी निश्चित तरीके से। लेकिन अखिलेश जी ने जो अपनी पत्नी को डिंपल जी को कैंडिडेट बना दिया, इससे समाजवादी पार्टी में ही लोग आहित हैं, क्योंकि उन्हीं के परिवार में कई लोग जो सांसद रह चुके लोकसभा के, और वो ये सोच करके बैठे थे कि शायद मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन उनको डिक्लेयर करने का काम नहीं किया गया, बनाया नहीं गया। समाजवादी पार्टी में बहुत पुराने कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जो उन्हीं के समाज के हैं, जो वो चाह रहे थे वहाँ चुनाव लड़ने के लिए और इच्छा अपनी जाहिर किया था, लेकिन उनको भी चुनाव के मैदान से दूर रखने का काम किया गया। तो जो लोग भी माननीय मुलायम सिंह जी को आत्मा की शांति के लिए वोट देने का काम करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में वोट देने का काम करेंगे, उस सपा को वोट न दे करके वो भाजपा के कमल के निशान पर वोट देंगे। अगर वो अपने परिवार को एकजुट करना चाहते थे, शिवपाल जी के साथ धोखा देने का काम उन्होंने किया था, लेकिन फिर भी अगर वो परिवार को एकजुट करना चाहते थे तो वास्तव में शिवपाल को ही उनको कैंडिडेट बनाना चाहिए था। मैं समझ रहा हूँ उनको बनाते तो उनकी पार्टी में भी एक उल्लास होता और उनके समर्थकों में भी एक उल्लास होता। मगर शिवपाल यादव जी को दरकिनार करने के लिए अखिलेश जी ने निर्णय लिया। फिलहाल ना उनके पार्टी के हित के लिए है, ना जनहित के लिए है, ना उनके परिवार के हित में है। बाकी चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है। सर, अब सवाल बड़ा खड़ा होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन, और कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है अपर्णा यादव की, और कयासों के बाजार इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि हाल ही में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। अब पार्टी ही तय करेगी इसको। हमारा संगठन निर्णय जो लेता है उसी को हम सब लोग मानते हैं। पार्टी सोच समझ करके जो निर्णय लेगी, जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी, हम सब लोग उन्हीं के लिए लगेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि जीत वहाँ पर बीजेपी की ही होगी। कहा जाता है कि रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, सेंध लगा पाएगी बीजेपी अब की बार? देखिए, जो बेहतर बातचीत पसंद करते हैं, जो बदतमीजी को नकारते हैं, जो बदतमीजी के खिलाफ वोट देंगे, जो असंसदीय भाषा का उपयोग करने के खिलाफ लोग वोट देंगे, वो भाजपा को वोट देंगे। क्योंकि ये निर्णय जो हुआ है कोर्ट का, ये असंसदीय भाषा यूज करने के खिलाफ कोर्ट ने निर्णय लिया है और जिसमें जो है उनकी सदस्यता आजम खान जी की गई है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ के जो मर्यादित लोग मतदाता हैं, निश्चित तरीके से वोट बीजेपी को करेंगे और बीजेपी वहाँ उस सीट को जीतेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रामपुर की जनता मर्यादित है और निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है। विजिलेंस हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। दिल्ली में मैनपुरी सदर से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ पहले भी ध्वस्त हुआ है, आगे भी आने वाले उपचुनाव में ध्वस्त होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगरा, मथुरा और लखनऊ में जल्द ही पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। सुविधाएं मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर सेवा भी पर्यटकों के लिए जल्द ही शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, किस तरीके से सुविधा देने जा रहे हैं आप लोग? लखनऊ की बात करें, आगरा की बात करें, मथुरा की बात करें, पर्यटकों की दृष्टि से अगर बात करें, हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं। देखिए, पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, जो भी आवागमन की सुविधाएं बेहतर मिले, तभी पर्यटक आकर्षित होता है। ये पहली प्राथमिकता है। पहली तो कानून व्यवस्था की, जिस पर बार बार नहीं जाना चाहता। पहला कानून की व्यवस्था का राज जो प्रदेश में 17 से 22, इन 5.5 सालों में लगभग आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार में कायम हुआ, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने के बाद आज वातावरण बना है कि भयमुक्त होकर के कोई भी पर्यटक उत्तर प्रदेश के दौरे के लिए आकर्षित हो रहा है। अब हमें 2 काम करने हैं, एक तो कनेक्टिविटी और नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कनेक्टिविटी के मामले में हम लोग बाई रोड कनेक्टिविटी बहुत बेहतर किए हैं, हम लोग वाटर कनेक्टिविटी दिए हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग हेलीकॉप्टर से एयर कनेक्टिविटी भी कई हम लोग दिए हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई और नए बनाने जा रहे हैं, जो आज शीघ्र आ जाएंगे, जिसमें जेवर भी है, जो बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, एशिया का सबसे बड़ा।
अगला जो कुंभ आएगा प्रयागराज संगम पे, उससे पहले पहले हम निश्चित रूप से उसे भी हेलीपोर्ट देने का काम कर लेंगे। एक रमाबाई अंबेडकर मैदान में, इस तरह के 5 कपिल वस्तु में जो गौतम बुद्ध जी का तीर्थ स्थल है, इन सबको हम हेलीपोर्ट देने जा रहे हैं। हेलीपोर्ट का मतलब जहाँ 5-5, 10-10 हेलीकॉप्टर्स वहाँ रहा करेंगे प्राइवेट रूप से, जो पर्यटकों के लिए सदैव उपलब्ध होंगे। हमारे जो 5 हेलीपोर्ट हैं ये 1 साल के अंदर बिल्कुल सक्रिय रूप से चालू हो जाएंगे। सर, एक और चर्चा चल रही है कि आगरा को एनसीआर में जोड़ा जाएगा, किस तरीके से सरकार इसमें आगे बढ़ रही है? देखिए, अभी एक नई चीज़ हम लोगों ने जरूर अभी कराई है, संभवतः आपको ध्यान में ला दूं। जब हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे आगरा के लिए जाते हैं तो ईस्टर्न पेरीफेरल बेल्ट जो बना है वो उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। देखा कभी? कनेक्ट नहीं करता वो। हम लोगों ने उसे अभी यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, NHAI, प्रदेश सरकार के बीच में बैठक करा के उसको अंतिम रूप से स्वीकार करा दिया। बहुत शीघ्र अब डायरेक्ट यमुना एक्सप्रेस वे की ईस्टर्न पेरीफेरल वे से कनेक्ट हो जाएगा। मैनपुरी में लोकसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और रामपुर में विधानसभा के भी उपचुनाव होने वाले हैं। खासतौर पे मैनपुरी में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है? कई चर्चाएं चल रही है कि अपर्णा यादव को भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है, चूंकि डिम्पल यादव अब मैदान में समाजवादी पार्टी की ओर से उतर गई है। ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से तैयारी है? पूरी तरह तैयार है। तीनों चुनाव जीतेंगे, दोनों विधानसभा के उपचुनाव, तीसरा लोकसभा का उपचुनाव मैनपुरी वाला, तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी समाजवादी पार्टी के किले को ढहा है और आगे भी जब चुनाव होने वाले हैं तो वहां भारतीय जनता पार्टी की ही जीत सुनिश्चित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा कि जहां जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहां बीजेपी काफी मजबूत है, और यह भी कहा कि किसी का जो भ्रम है वो भी टूट जाएगा और बीजेपी मैनपुरी और रामपुर में चुनाव जीतेगी। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने। सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और कुछ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी हैं। सर, उपचुनाव जो होने वाले हैं खासतौर पे मैनपुरी पे सबकी नजर है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और कहा ऐसा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। किस तरीके से आप लोग समाजवादी पार्टी के किले में भेद करेंगे? और क्योंकि डिम्पल यादव भी अब समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दी गई हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को बनाया है। मैं कह सकता हूं कि डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाने का मतलब, जो परिवारवाद की बात कही जाती थी उस पर अखिलेश यादव ने और पक्की मोहर लगाने का काम किया है कि हम खुले परिवारवादी हैं। और आज जब डिम्पल यादव को मैदान में वो लेकर आई गए हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के गढ़, इससे पहले वो रामपुर को कहते हैं कि हमारा गढ़ है, आजमगढ़ जहां से स्वयं अखिलेश यादव चुनाव जीत कर आए थे कि ये हमारा गढ़ है। तो दोनों उन गढ़ों पर इनका उपचुनाव होता है तो चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आते हैं। तब मैं कह सकता हूं यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी बनेगा, चाहे डिम्पल यादव हो या कोई अन्य हो, लेकिन मैनपुरी में भाजपा का कमल खिलना तय है। सर, समाजवादी पार्टी ने तो अपने पत्ते खोल दिए कि कौन वहां पे प्रत्याशी हो गया। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, जयवीर सिंह जी का भी नाम कई लोग सामने लेकर आ रहे हैं। किस प्रत्याशी पर आप लोग मुहर लगा रहे हैं? किसके नाम पर आप लोग मुहर लगाएंगे कि मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचे? देखिए, इस संबंध में मेरा स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो टिकट का जब मामला आता है तो परिवार के इर्द गिर्द ही नाम घूमता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से, और चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ पर टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं की लंबी लिस्ट है, अब उसमें हमारा प्रदेश का नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व बहुत विचार करके और अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपना टिकट तय करेंगे। अब वो टिकट जिसका भी होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कार्यकर्ता को होगा, और जिस कार्यकर्ता को होगा वो कार्यकर्ता मैनपुरी में कमल खिलाने का काम करेगा। शिवपाल यादव कहीं ना कहीं अपने पत्ते शिवपाल यादव भी नहीं खोल रहे हैं। हाल ही में कल ही उन्होंने बयान दिया कि 3-4 दिन में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आपको लगता है कि अभी भी जो नाराजगी है वो है और शिवपाल यादव भी अपनी प्रत्याशी उतार देंगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा? मैं केवल इतना कह सकता हूं, वैसे उनके परिवार का मैटर है, लेकिन माननीय शिवपाल यादव जी के साथ में जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों ने व्यवहार किया है और उनको हाशिए पर पहुंचाने का काम किया है, जो भी वो निर्णय लेंगे वो ठीक निर्णय लेंगे, लेकिन भाजपा का कमल मैनपुरी में खिलना तय।
रामपुर की बात कर लेते हैं सर। रामपुर में भी विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं आजम खान का गढ़ माना जाता रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रामपुर में है? रामपुर का उपचुनाव अभी लोकसभा का पहले ही हुआ है, थोड़े दिन पहले, और संयोग से मैं भी प्रभारी के तौर पर रामपुर में था, और रामपुर चूंकि मेरे पड़ोस का जिला भी है, तो मैं कह सकता हूं कि रामपुर जिस तरह से हमने लोकसभा में ध्वस्त किया है समाजवादी पार्टी का गढ़, तो ये रामपुर को विधानसभा का जो चुनाव जब भी होना है वहाँ भी कमल खिलना तय है। चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, चाहे मैनपुरी हो, तीनों के तीनों परिणाम भाजपा के पक्ष में आएंगे, कमल खिलेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव कहीं भी हो, चाहे मैनपुरी में हो या रामपुर की 2 विधानसभा सीटों पर हो, भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कमल खिलने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वाराणसी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पे आधारित चित्र प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया, और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट पहुंचे। यहां केंद्रीय जल परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ जेटी के लोकार्पण के बाद सभा को संबोधित उन्होंने किया था, और संबोधन के दौरान कई बातों का जिक्र भी किया और बताया कि कैसे वाराणसी बदल रही है, कैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है और कैसे विकास के पथ पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी थोड़ा सेंटर में आ जाइए। सीएम योगी ने वाराणसी के गंगा घाट से वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया से जेटी का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसका लाइव प्रसारण गाजीपुर के कलेक्टर गंगा घाट पे किया गया। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि आज गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक जेटी का लोकार्पण और 4 जेटी का शिलान्यास किया गया है। अब इसकी वजह से जल यात्रियों और व्यवसाय की दृष्टि से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। न्यास भी है, मुझे लग रहा है गाजीपुर में 5 जगह का है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिलके ये कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो आप जेटी पे ही हैं तो आपको लग रहा होगा कि इससे क्या इसके फ़ायदे हैं। जो कमर्शियल नाव आएंगी या शिप आएंगे बड़े, उनके लिए भी, और पैसेंजर जो शिप आएंगे उनके लिए भी बहुत सुविधा के लिए ये अच्छी चीज़ है। इस पर आराम से पैसेंजर उतर जाएंगे, और बेहतर ये है कि बाढ़ के समय जब पानी बहुत बढ़ेगा तो इसको आप कहीं भी आप सेफ जगह शिफ्ट। नोएडा पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप को भारतीय किसान संगठन एकता ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गिरफ्तार किए गए किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई, और संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद सहाय घासी ने कहा कि दादरी एनटीपीसी पावर प्लांट के बाहर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं किसानों को जेल भेजा गया, जो सरकार गलत कर रही है, और पुलिस की लाठीचार्ज से कई लोग घायल भी हुए, जिसके बाद पूरे वेस्ट यूपी के किसानों में काफी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि किसान काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई, और किसानों को बिना शर्त रिहा करने की भी यहां पे मांग की गई। तो कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप को यहां किसानों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि जो पिछले दिनों किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए वो वापस लिए जाएं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई हुई, और इस वक्त एक बड़ी अपडेट इसमें आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बरकरार रखा है। तो अगले आदेश तक संरक्षण का आदेश जारी रहेगा, और शिवलिंग को, यानी कथित शिवलिंग जो है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो शिवलिंग जैसी रचना को कोई छुएगा नहीं। तो ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बरकरार रखा है, और पुराने आदेश को ही बरकरार रखा। तो अगले आदेश तक संरक्षण का
आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे आज चुकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का पुराना फैसला बरकरार रखा है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम रहा, जहां ज्ञानवापी को लेकर अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं, और अदालत ने इससे पहले 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। तो आज एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम टिप्पणी की, और ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराना आदेश बरकरार रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश जो है उसको बरकरार रखा है और अगले आदेश तक संरक्षण का आदेश जारी रहेगा। कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं, यानी उसका संरक्षण की भी यहां बात की गई। और राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के लिए पुणे के रहने वाले श्रावणी संतोष का चयन हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आयोजित 31वीं जीवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप में श्रावणी संतोष ने 10 मीटर पाइप साइड एयर राइफल श्रेणी में 400 में से 372 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के आधार पर श्रावणी संतोष का 9 सितंबर तक तिरुवनंतपुरम में होने वाली 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया है। श्रावणी का चयन पर राज्य के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और शिरूर और कई दिग्गजों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।